हाय एवरीवन, सभी का अगेन वेलकम है। 2 नवंबर की क्लास है अपनी आज की, और शुरू करेंगे इसको द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल के साथ। वर्च्यूज़ ऑफ प्लानिंग, वर्च्यूज़ ऑफ प्लानिंग इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है 2047 में भारत को विकसित देश यानी कि एक डेवलप्ड इकॉनमी बनाने के सपने पे। तो ये जो प्लान है ना हमारा, इस प्लान के अंदर क्या चीज़ें और होनी चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग आर्टिकल है, और इस आर्टिकल को पढ़ते हुए ट्रांसलेशन में मत खो जाना, साथ ही साथ ग्रामर और वोकैब को भी लेके चलना। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, चाहे ट्रांसलेशन हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, ग्रामर हो, वोकैब हो, सबका सब इस क्विज पे अप्लाई होगा एट द एंड ऑफ द क्लास। आपको 11 में से 11 मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। शुरू करते हैं क्लास को, क्विज को लास्ट में सॉल्व करेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। वर्च्यूज ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मतलब आप किस चीज़ को कैसे करने वाले हो, आपकी क्या आयोजन है, किस तरह का आपका, समझ गए ना, प्लान है। और वर्च्यूज़ का मतलब होता है गुण, किसी चीज़ की अच्छाइयाँ, किसी चीज़ के एट्रीब्यूट्स। कह रहा है जी प्लानिंग के क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे प्लान में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। बात हो रही है ऑन द विजन इंडिया एट 2047 प्लान। बात की जा रही है विजन इंडिया 2047 प्लान की। करंट गवर्नमेंट जो है, जिसका प्लानिंग ये है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाया जाए, डेवलप्ड कंट्री बनाया जाए। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। कह रहा है द ब्लूप्रिंट टू डेवलप इंडिया बाय 2047 मस्ट फैक्टर इन क्रिटिकल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। कह रहे जो ब्लूप्रिंट है ना, देखिए ब्लूप्रिंट का मतलब होता है नक्शा, किसी चीज़ को करने का पूरा प्लान। आपने अगर घर वर कभी बनवाया हो तो आर्किटेक्ट जो है आपको घर का नक्शा हमेशा नीले रंग के कागज़ पे देता है ना, कार्बन कॉपी वाला कागज़ होगा ना इस टाइप से। तो कह रहे जो ब्लूप्रिंट है, जो नीले रंग का प्रिंट है, या जो आउटलाइन है, डिज़ाइन है हमारे इंडिया को डेवलप करने का 2047 तक, कह रहा है इस ब्लू प्रिंट को फैक्टर इन करना ही होगा। फैक्टर इन करना यानी किसी चीज़ को कंसीडर करना, किसी चीज़ को अपनी कैलकुलेशन में ले लेना। तो इस ब्लू प्रिंट को अपनी कैलकुलेशन में लेना ही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नेंस रिफॉर्म्स को, सरकार की तरफ से या सरकार के कामकाज में हुए सुधारों को। तो सिर्फ ये मत सोचो कि 2047 तक इकॉनमी इतनी बड़ी हो जाएगी, लोगों की जीडीपी जो है पर्सन पर कैपिटा इतनी बढ़ जाएगी, वो सब ठीक है। आप इसमें ये भी डालो कि 2047 तक हम गवर्नेंस में ये चीज़ें अच्छी कर देंगे, हम करप्शन को ऐसे कम करेंगे, हम जो है ये जो प्रोसीजर हैं तरह तरह के जिसमें लोग परेशान रहते हैं, इन प्रोसीजर्स को आसान बनाएंगे। तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें इस ब्लूप्रिंट के अंदर ऐड करनी चाहिए। ब्लूप्रिंट आपका सब्जेक्ट है, मस्ट फैक्टर इन इसकी, फैक्टर इन इसकी वर्ब है। फैक्टर इन करना एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ को अपना कैलकुलेशन का पार्ट बना लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, लेट से 10 बजे, ऑफिस होता है आपका 11 बजे, 1 घंटा लगता है ना आपको। लेकिन किसी दिन आप जो है घर से 11 बजे निकले, तो अब ऐसा नहीं है 12 बजे पहुंच जाएंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि 11 से 12 के बीच में ट्रैफिक क्या होता है। लेट से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इस ट्रैफिक को फैक्टर इन करने के लिए आप 11 की बजाय सवा जो है पौने पौने 11 बजे निकलेंगे। समझ पाए मेरी बात को। ऑफिस में जाना या पहुंचना 1 घंटे का काम है, लेकिन डिपेंडेंट ऑन ट्रैफिक। तो ट्रैफिक को फैक्टर इन करके आप निकलेंगे, यानी कंसीडर करके निकलेंगे। तो ये फ्रेजल वर्ब को आप ऐसे ही याद रखें। आगे बढ़ेंगे, इस तरह की सारी फ्रेजल वर्ब, सारे वोकैब वर्ड्स एक साथ देख लेते हैं ताकि आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक शेयर देना, एक लाइक देना। चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। शाम को रोज़ आपको 6:30-7 बजे ये क्लासेस मिलती हैं, जिसमें हर एस्पेक्ट जो है आपकी इंग्लिश का बेसिक से कवर होता है। इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं YIT के कोर्सेज़ का। YIT आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, UPSC का, SSC का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से UPSC कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको UPSC में या स्टेट PSC एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव एसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से।
अभी अभी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी आज की। 5 ही वर्ड्स हैं। वर्च्यू से शुरू करना है हमें। देखिए, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, अच्छी चीज़ें, किसी चीज़ की अच्छाइयाँ। और वर्च्यू का बिल्कुल उल्टा होता है बुराइयाँ, यानी कि वाइस। वर्च्यू और वाइस जो है ना, साथ साथ चलते हैं। जैसे गुड और बैड है, जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट है ना, वर्च्यू एंड वाइस। दिमाग में बिठा लो, ये पेयर ही बना के चलना हमेशा। 2 वर्ड जो हैं कभी भी आपको याद होने चाहिए। वर्च्यू इज़ बियॉन्ड प्राइस। आपके जो गुण हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, वो बियॉन्ड प्राइस है। प्राइस के बियॉन्ड होने का मतलब क्या है? दाम के परे है। कैरेक्टर, एडवांटेज और मेरिट सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आपने आर्टिकल में अभी देखा। अगला जो वर्ड है वो है फैक्टर इन। फ्रेजल वर्ब है, जो आपको अभी समझाई थी। किसी चीज़ को अपनी कैलकुलेशन में लेना। पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट फैक्टरिंग इन द वैल्यू ऑफ देयर टाइम वाइल एंगेजिंग इन लीजर एक्टिविटीज़। लोग इस गलती को अक्सर करते हैं जो है फैक्टर इन ना करने की, कैलकुलेशन में ना लेने की, अपने टाइम की वैल्यू को, जब वो इंगेज कर रहे होते हैं आराम परस्त एक्टिविटीज़ में, लीजर एक्टिविटीज़ में। लीजर एक्टिविटीज़ क्या होती है? पड़ गए सोफे पे और फ़ोन चलाने लगे 2-2.5 घंटा, है ना। तो ये जो एक्टिविटीज़ है अच्छी ज़रूर लगती है, लेकिन मिस्टेक्स हम ये करते हैं कि अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। वो 2 घंटे में काफ़ी कुछ बदला जा सकता था आपके जीवन में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास फ्रेजल वर्ब है, ले बेयर। देखिए, ले का मतलब है किसी चीज़ को रखना। बेयर का मतलब है जी न्यूड या निर्वस्त्र, किसी चीज़ को बिना किसी कवर के रखना, है ना। तो किसी चीज़ को जब आप बिना किसी कवर के रखेंगे, न्यूड करके रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, उस चीज़ को सबके सामने खुलासा कर रहे हैं। और इसी से वर्ड बनता है अनवेल। वेल का मतलब है पर्दा, अन का मतलब है हटाना। समझ गए ना, सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसी चीज़ का पर्दा हटाना, किसी चीज़ का कवर हटाना, उस चीज़ को सबके सामने रखना। द पैंडमिक हैज़ लेड बेयर द पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मैनी नेशंस। इस पैंडमिक ने, महामारी ने एक्सपोज कर दिया है खराब जो स्टेट है, अवस्था है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, काफ़ी सारे नेशंस में। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते होंगे, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, है ना, ये सभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। अगली फ्रेजल वर्ब है हार्क बैक। इसके बाद अक्सर टू लगेगा। हार्क बैक का मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ को याद करना या किसी पुरानी चीज़ को याद करवाना। करने के लिए भी हार्क बैक और करवाने के लिए भी हार्क बैक। सम ओल्ड पीपल ऑलवेज हार्क बैक टू हाउ थिंग्स यूज टू बी एवर 30 years अगो। कुछ बूढ़े लोग हमेशा याद करते रहते हैं कैसे चीज़ें 30 साल पहले या 40 साल पहले या 60 साल पहले हुआ करती थी। तो हार्क बैक में एक नेगेटिव कनोटेशन है, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, जब कोई आदमी पुरानी चीज़ों को इरिटेट करवा के आपको याद करवाए, बार बार याद करवाए, इसको बोलते हैं हार्क बैक। मतलब हार्क बैक जो है हमेशा गलत चीज़ें या इरिटेट करने वाली नेगेटिव चीज़ों के लिए आप जो है जनरली इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ होता हुआ देखेंगे। दिस न्यू स्टाइल हार्क्स बैक टू द फैशन ऑफ 60s। ये नया स्टाइल जो है हार्क बैक करता है, अब यहाँ पे याद करवाता है 1960 के दशक के फैशन की। चलिए, रिमाइंड, रिकॉल, बी रेमिनिसेंट ऑफ, सभी इसके सिनोनिम है। इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे, फ्रेजल वर्ब को। लास्ट अपने पास ओवर जेलस। ये वर्ड बना है झील से। झील का मतलब है उत्साह, आपके अंदर का जोश। अगर आप जेलस हैं तो जोशीले हैं बहुत ज़्यादा, और ओवर जेलस हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा जोशीले हैं। समझ में आ गया? हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्साइटेड है, जितना होने की ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा है। द न्यू लॉ हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ ओवर जेलस सर्वेलेंस ऑफ द सिटीजन्स। नया कानून जो है उस पर आरोप लगा है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जोश के साथ में सर्वेलेंस करता है या निगरानी करता है अपने सिटीजन्स की। फेनेटिक भी बोलते हैं ओवर जेलस को। आप ये वर्ड आर्टिकल में आज देखेंगे, ओवर जेलस। जेलस ही देखेंगे आप, लेकिन वो ओवर जेलस का ही सिनोनिम है। 5 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। 2047 तक हमारा प्लान है इंडिया को एक डेवलप्ड इकॉनमी बनाने का, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं। मिसिंग ये हो सकता है कि ये प्लान बना करके छोड़ दिया तो हो सकता है प्लान कभी पूरा ही ना हो। भाई 2047 में तो काफ़ी टाइम बाकी है ना, 20-25 साल है। तो इस प्लान को आपको हर बार जो हर कुछ साल से रिकैलिब्रेट करना चाहिए, वैश्विक सच्चाइयों को देख करके, ग्लोबल रियलिटीज़ को देख करके। तो ये जो है ना, ये प्रोविजन इस प्लान में है ही नहीं। हमने बस बनाया और बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। 5 साल से 7 साल से इसको रिवाइज करना है। दूसरा, इस प्लान के अंदर हमने सरकारी सुधारों की बात अभी तक नहीं की।
वही पब्लिक ही सब कुछ सुधार देगी और देश विकसित हो जाएगा, तो फिर हो ही जाएगा। सरकार को भी तो कुछ करना पड़ सकता है। तो सरकारी सुधार क्या होंगे? टैक्स सिस्टम को आसान बनाएं। हमारे यहाँ पे जो अजीब अजीब तरह के लॉज बन जाते हैं सरकारी, जो प्राइवेट कंपनीज के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए, उनको आसान बनाएं। करप्शन को कम करना है हमें। तो ये सुधारों की बात इस प्लान में नहीं होती है। अगर हो जाए तो ये प्लान 47 की जगह शायद 37 में ही पूरा हो जाएगा। बस आज के आर्टिकल की यही समरी है, एनालाइज करके बता रहा है क्या होना चाहिए और साथ में कर रहा है सजेस्ट क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पूरा प्लान आप देखेंगे क्या था और इसको कैसे सही करके इस आर्टिकल में आपको बताया जाएगा। कह रहा है जी, इन अर्ली 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू अनवील अ रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ डेवलप्ड नेशन विद अ 30 ट्रिलियन इकॉनमी। कह रहे जी 2024 की शुरुआत में पीएम मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो एक्सपेक्टेड हैं, सपोज्ड हैं, उनसे ऐसी आशा है, पैसिव वॉइस में, किस चीज़ की? कि वो अनवेल करेंगे, वो एक्सपोज करेंगे, ले बेयर करेंगे या सबके सामने रखेंगे एक रोड मैप को, एक ब्लूप्रिंट को। और किस चीज़ का? जो ट्रांसफॉर्म कर देगा, बदल देगा भारत को, देश को एक डेवलप्ड इकोनॉमी में या नेशन में, विकसित देश में। और ये सारा काम होगा 30 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी के साथ में। और ये काम कैसे होगा? बाय द टाइम इट कंप्लीट्स 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कह रहे ये काम तभी होगा जब तक भारत कंप्लीट भी कर लेगा 100 सालों को अपनी इंडिपेंडेंस या आज़ादी के। तो 47 के अंदर 2024 से में प्लान बनेगा, 2047 तक का बनेगा। तो 2047 में 100 साल हमारे पूरे हो चुके होंगे और तब तक हम 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन चुके होंगे। पीएम मोदी सब्जेक्ट है आपके, इज एक्सपेक्टेड इसकी वर्ब है, इट आया इंडिया के लिए, वर्ब है कंप्लीट्स, अनवील करना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना। बाय द टाइम जो है ना, देखो बाय प्लस में कोई भी टाइम आ जाए, जैसे वैसे तो यहाँ पे टाइम लिख दिया, वर्ड ही लिख दिया, लेकिन बाय 6 o'clock, बाय सितंबर, बाय 2030, तो बाय जो है ना उस वक्त तक की बात करता है। जैसे मैं बोल दूँ ना आपको कि भैया 8 बजे तक आ जाना, तो आपको बोलूँगा मैं इंग्लिश में, प्लीज़ कम बैक बाय 8 PM। समझ पाए मेरी बात को? इसको कि बाय लगा करके आप जो है ना मियाद की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, कब तक कौन सा काम पूरा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बाय द टाइम लिख करके तो हमने 2047 के बारे में बता दिया कि 100 साल तब तक हो चुके होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी पीएम है, लेकिन आगे इनके द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? क्यों नहीं लगेगा? नरेंद्र मोदी के आगे द क्यों नहीं लगेगा? देखो प्राइम मिनिस्टर के आगे द लगता है, लेकिन जब भी कोई ओहदा, कोई भी डेजिग्नेशन के साथ में उसका नाम भी आ जाए जो उस ओहदे पे बैठा है, तो उस डेजिग्नेशन के आगे का द ड्रॉप कर देते हैं। जैसे आपने बोला होम मिनिस्टर अमित शाह, तो आप फिर द नहीं लगा सकते इसके आगे, या तो लिख दो द होम मिनिस्टर अमित शाह, मत लिखो। लेकिन होम मिनिस्टर के साथ में अगर नाम भी दे दिया तो फिर द को आपको निकाल देना है। हर डेजिग्नेशन के साथ में इस फॉर्मूला को आप फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह द विजन इंडिया एट 2047 प्लान एज इट इज़ ऑफिशियली नेम्ड हैज़ बीन इन द वर्क्स फॉर नियरली 2 years। कह रहा है जो प्लान है ना, विजन इंडिया प्लान, जैसा कि ऑफिशियली नेम्ड भी है, इसका आधिकारिक तौर पे नाम भी है। कह रहा है जी ये जो है ना वर्क्स में रहा है, इन द वर्क्स होना मतलब अंडर पाइपलाइन होना, प्लानिंग में होना। कह रहा है ये प्लान जो है बनाया जा रहा है लगभग 2 सालों से, नियरली 2 years से। और कैसे हो रहा है सारा काम? ये सारा काम हो रहा है, विद लगा के बताएगा, विद ऑफिशियल्स अक्रॉस मिनिस्ट्रीज ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन हाउ टू टेक द कंट्री फ्रॉम इट्स करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू वेयर इट एस्पायर्स टू बी। कह रहा है जी ये सारा काम हो रहा है ऑफिशियल्स के हर मिनिस्ट्री के अंदर, अक्रॉस मिनिस्ट्री में ब्रेन स्टॉर्म करने के साथ ही। ब्रेन स्टॉर्म करना मतलब दिमाग को स्टॉर्म करना, दिमाग में तूफान लाना। मतलब क्या हुआ इसका? 5 आदमी बैठेंगे और फिर अचानक से कुछ रैंडम बातें करेंगे किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो वो अपना अपना दिमाग जो है ना उसको स्टॉर्म करेंगे, देखें कुछ आइडिया निकलता है नहीं निकलता। भारत को विकसित कैसे बनाए? तो 5 आदमी बैठ गए, 10 आदमी बैठ गए, अपने अपने आइडिया दे रहे हैं अचानक से, रैंडम से। इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्म करना, कुछ नए आइडिया को निकालना। तो कह रहे ये सारा काम हो रहा था 2 सालों से, अलग अलग मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनके ब्रेन स्टॉर्म करने के साथ ही। और ब्रेन स्टॉर्म इस चीज़ पे था, ऑन लगा के बता रहा है कि कैसे टेक किया जाए कंट्री को, ले जाया जाए कंट्री को इसके करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट से, और कहाँ तक ले जाया जाए, टू लगा के बताया, टू जहाँ पे वेयर ये एस्पायर करता है, इसकी ख्वाहिश है, टू बी यानी कि होना। आया सेंटेंस समझ में? ये विद के बाद वाला अलग है, इसके पहले का अलग है। विजन इंडिया प्लान जो है इसकी वर्ब है हैज़ बिन, इट की वर्ब है इज नेम्ड, इन द वर्क्स होना यानी अंडर डेवलपमेंट होना,
ब्रेनस्टॉर्म करना यानी किसी चीज़ के ऊपर रैंडमली बातचीत करना ताकि कुछ नया आइडिया निकल सके जो आपने अभी तक नहीं सोचा। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है अक्सर हर ऑर्गेनाइजेशन में हर कुछ वक्त से लोग किया करते हैं। इट की वर्ब है एस्पायर्स, इट आया इंडिया के लिए। एस्पायर करना, डिज़ायर करना किसी चीज़ के लिए, समझ गए ना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, एस्पायर करना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल क्यों किया गया। यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल भी तो किया जा सकता था। इट इज़ इन द वर्क्स, द प्लान इज़ इन द वर्क्स फॉर नियरली 2 years। मेरे ख्याल से हिंट आपको मिल गई होगी हैज़ बीन का इस्तेमाल क्यों किया गया है। अब इस कॉन्सेप्ट को करवाएंगे, एक बार खुद से सोच लो, है ना। आपको अगर इज़ लगा के दिया जाता तो आप हैज़ बीन क्यों बनाते। कह रहे जी द नीति आयोग इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग दिस विजन डॉक्यूमेंट अ फाइनल शेप विल सून रन इट्स सेंट्रल आइडियाज एंड गोल्स पास टॉप माइंड्स अक्रॉस सेक्टर्स। कह रहे जो नीति आयोग है जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर गया 2014 में या 15 में, कह रहे ये जो नीति आयोग है ना, इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में जो देने की है, गिव करने की है, अपने इस विजन डॉक्यूमेंट को 2047 के रोड मैप को एक फाइनल शेप, एक आखिरी आकार। कह रहे जिस प्रोसेस के अंदर क्या करेगा नीति आयोग, कह रहा है ऐसा करने के लिए, इस प्रोसेस के लिए जल्दी ही वो रन करेगा या निकालेगा या गुजारेगा अपने सेंट्रल आइडियाज़ को और गोल्स को। और कहाँ से, टॉप माइंड्स अक्रॉस सेक्टर्स, जो सबसे टॉप के जो दिमाग है हर सेक्टर में, उनके पास्ट गुजारेगा। रन समथिंग पास समबड़ी, इसका मतलब ही होता है किसी चीज़ को किसी के दिमाग से गुजारना। तो कहने का मतलब है नीति आयोग जो है बड़े बड़े जो है सीईओज को, कंपनियों के मालिकों को, एमडीज को, विजनरीज को, इनोवेटर्स को बुला करके अपने आइडियाज़ और अपने गोल्स बताएगा कि हम ये करना चाहते हैं। अब ये कौन होंगे बड़े माइंड्स, टॉप माइंड्स क्रॉस सेक्टर से, अक्रॉस सेक्टर से कौन होंगे, इसमें ये होंगे जी सारे के सारे लोग, जिसमें शामिल होंगे इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा साहब, एप्पल चीफ जो है टिम कुक, एज वेल एज इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड थॉट लीडर्स। ये सारे टॉप माइंड्स होंगे इस मीटिंग के अंदर। अच्छा ये क्यों गुजारेगा, ये नीति आयोग जो है रन क्यों करेगा अपने सेंट्रल आइडियाज को पास्ट दिस टॉप जो है माइंड्स, वो इसलिए करेगा, देखो कॉमा लगा के बता रहा है, टू फाइन ट्यून देम एंड फैक्टर इन एनी ब्लाइंड स्पॉट्स। फाइन ट्यून करने के लिए, रीएडजस्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इन प्लान्स को, और फैक्टर इन करने के लिए, कंसीडरेशन या कैलकुलेशन में लेने के लिए किसी भी ब्लाइंड स्पॉट को। ब्लाइंड स्पॉट मतलब ऐसा एस्पेक्ट, ऐसा पहलू जो आपने मिस कर दिया है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं इंडिया जो है पहले 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनेगा 5 सालों में, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया ना बन पाएगा। तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स जो है ना, इनको भी हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं सारे के सारे देख करके आपको समझाएंगे। सेंटेंस की आत्मा पकड़ में आ गई ना क्या होने वाला है। एक तो होता है जिसका मीनिंग निकाल लिया और फिर आगे निकल गए और भूल गए क्या था इसमें। एक आपकी कहानी की तरह दिमाग में प्रोसेस हो जाता है क्या चल रहा है। तो नीति आयोग मीटिंग में बैठा है, इन सभी लोगों के साथ बातचीत करके इनको समझा रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। आयोग की वर्ब है विल रन। रन समथिंग पास्ट समबडीज माइंड्स, यानी किसी चीज़ को किसी के माइंड से गुजारना या उससे सलाह लेना। फाइन ट्यून करना, रीएडजस्ट करना, रिकैलिब्रेट करना। रिकैलिब्रेट एक वर्ड है, आप आगे देखेंगे, फाइन ट्यून का सिनोनिम है, इसी आर्टिकल में आएगा। फैक्टर इन करना आप समझते हैं, किसी चीज़ को अपनी कैलकुलेशन में लेना। करेक्ट, कमिंग अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन द प्लान में well be viewed as the government's policy playbook promise for prospective voters। अब कह रहे इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी हो सकती है। कह रहे जी कमिंग अहेड करते हुए, आते हुए बिल्कुल पहले लोकसभा इलेक्शन के, ये जो पूरा प्लान है ना, इसको आप देखा जा सकता है सरकार के पॉलिसी प्लेबुक प्रॉमिस के तौर पे। देखिए पॉलिसी मतलब नियम, प्लेबुक मतलब जो जिस बुक से आप प्ले करते हैं, आप ऐसा समझें प्ले बुक वो होता है जो जिसके अंदर, जिसके हिसाब से सब कुछ चला करता है ना, सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इलेक्शन के अंदर प्ले बुक यही होती है कि हर नेता आके कुछ बोलेगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपको मिक्सी फ्री में देंगे, फ़ोन फ्री में देंगे। तो ये प्ले बुक ही है, इलेक्शन से पहले कुछ बांट देना, लोगों को खुश कर देना, है ना। तो ये पॉलिसी प्ले बुक प्रॉमिस हो सकता है इनका, जैसा हर पार्टियां किया करती हैं उसी तरह का प्रॉमिस ये पॉलिसी के नाम पे इस बार करेगी सरकार। और ये करने वाली है प्रोस्पेक्टिव वोटर्स के लिए, ऐसे मतदाताओं के लिए जो प्रोस्पेक्टिव हैं, जो संभावित हैं, जो अभी वोटर्स बने नहीं है, जो बनने वाले हैं, ऐसा समझ लो, है ना। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, फ्यूचर में जो संभावित हो वो प्रोस्पेक्टिव होता है। प्लान की वर्ब है मे बी व्यूड। वोटर्स प्रोस्पेक्टिव इसीलिए है क्योंकि अभी सरकार को पता नहीं है ये हमें वोट डालेंगे या किसी दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे। सरकार अपने वोटर्स को इकट्ठा करके पक्का करना चाहती है।
कह रहा है जी बट irrespective ऑफ इलेक्टोरल आउटकम्स फ्यूचर गवर्नमेंट्स वुड डू वेल टू कीप एन अर्नेस्ट आउटलुक टुवर्ड्स अ ब्रॉड एजेंडा। कह रहा है लेकिन पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाओ। कह रहा है जी लेकिन बिना तवज्जो दिए, बिना इस चीज़ को रिगार्ड दिए, रिगार्डलेस ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्टोरल आउटकम के चुनावी नतीजों को, जो आने वाली सरकारें हैं वो बड़ा अच्छा करेंगी, वुड डू वेल कि वो कीप करें, बनाए रखें एक अर्निस्ट आउटलुक को, एक कीन आउटलुक को, एक सिंसियर आउटलुक को। आउटलुक का मतलब होता है नज़रिया, अर्निस्ट का मतलब होता है सिंसियर। और किसकी तरफ? इस ब्रॉड एजेंडा की तरफ, इस मोटे मोटे आउट जो है एजेंडा मतलब प्लानिंग है ना, किसी चीज़ को पाने का जो है रोड मैप। तो कह रहा है ठीक है भले ही ये चुनावी जुमला हो, लेकिन अगर बन गया ये प्लान तो बड़ा अच्छा होगा कि आने वाली सरकारें जो हैं इसी प्लान को आगे बढ़ाएं। इसके लिए एक जो है सिंसियर आउटलुक रखें, नज़रिया रखें कि इस प्लान को हमें पूरा करना है। गवर्नमेंट्स की वो है वुड डू, अर्निस्ट मतलब सिंसियर, जेन्युइन, सीरियस, कीन बोल सकते हैं इसको, उत्सुक या उतारू भी बोलते हैं। अर्निस्ट के कई मीनिंग्स हैं ना। इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब बिना इस चीज़ को रिगार्ड या तवज्जो दिए। कह रहा है इंडियाज राइज फ्रॉम 1991 when it accounted for 1.1% of the global economic output to the 3.5% share it now commands as the world's fifth largest economy has been driven by governments of very political hues। बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये। इस सेंटेंस को आपने समझ लिया ना, ये वाला एक सेंटेंस लंबा भी है, तो आपके दिमाग में जो पॉलिटिक्स को लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं, ये सारी लड़ाइयाँ एक एक दिन में और एक मिनट में शांत हो जाएंगी। इस सेंटेंस को समझो। कह रहा है भारत का जो राइज है, जो चढ़ाव है 1991 से, जब ये अकाउंट फोर करता था, भारत एक रिस्पॉन्सिबल हिस्सा था। अकाउंट फोर करना यानी किसी चीज़ का एक रिस्पॉन्सिबल हिस्सा होना, और वो था 1.1% का ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट के, ग्लोबल जीडीपी का। कह रहा है यहाँ से इंडिया का जो राइज है, और कहाँ तक भाई? 3.5% तक के उस हिस्से तक जो अब इंडिया कमांड करता है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे। कह रहा है ये जो राइज है ना, अपने आप नहीं आया, ये ड्रिवन बाय है, ये आगे बढ़ाया गया है सरकारों के द्वारा, अलग अलग सियासी रंगों की। किसी एक सरकार ने इस राइज को नहीं किया। 91 से 23 तक जो आप देख रहे हैं ना, हर पॉलिटिकल पार्टी का इसमें योगदान है। और ये कौन सी पार्टियां भाई? लार्जली स्टिकिंग टू द रिफॉर्म्स, जो मोटे तौर पे सुधारों से चिपकी रहीं। सरकार जरूर बदली, लेकिन सरकार ने सुधार करने जारी रखे। एंड लिबरलाइजेशन एजेंडा, और जो लिबरलाइजेशन का एजेंडा था 91 में हमने शुरू किया था, उससे ये सरकारें हमेशा स्टक रही, स्टिक टू करती रही। समझ में आया सेंटेंस? कोई भी एक सरकार का योगदान नहीं है, हर सरकार ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया है 30 सालों में इंडिया को यहाँ लाने में। चलिए, राइज जो है इसकी वर्ब है हैज़ बिन ड्रिवन। इट आया है इंडिया के लिए, इसकी वर्ब है अकाउंटेड फॉर। अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ का जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल हिस्सा होना। इंडिया 1.1% इकॉनमी के लिए जिम्मेदार था, बाकी 98.9% जो इकॉनमी बाकी दुनिया के अलग कंट्रीज जो हैं वो देखते थे। अच्छा, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। स्टिक टू करना, किसी चीज़ से जुड़े रहना, अडियर टू करना, है ना, किसी चीज़ से कंप्लाई विद करना, अवाइड बाय करना। ह्यूज मतलब कलर, सियासी रंगों की सरकारें मतलब अलग अलग तरह के सरकारें, कोई लेफ्ट विंग आ गई, राइट विंग आ गई, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। वेरिंग का मतलब होता है अलग अलग टाइप की, या डाइवर्स या मिक्स्ड। कह रहा है ब्लिप्स इन द पेस एंड विगर ऑफ रिफॉर्म्स हैव ऑल्सो बीन विजिबल अक्रॉस गवर्नमेंट्स। कह रहा है जी रफ्तार में जो कमी है, ब्लिप्स है। ब्लिप मतलब अचानक से आया हुआ एक गैप, एक छोटा सा जो है गिरावट समझ लो। और विगर, विगर का मतलब होता है जी आपका जोश, एंथुजियाज्म। कह रहा है जी जो है रिफॉर्म्स का। कह रहा है जी बिक्स जो है ना, पेस में हमारी रफ्तार में कमी, और विगर कभी कभी देखा गया रिफॉर्म में, कभी कभी जोश भी देखा गया सुधारों में। ये देखा विजिबल था सभी गवर्नमेंट्स में, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कोलिशन इंडिपेंडेंट रिजीम, जिसमें शामिल है हाल में बिना गठबंधन की सरकार, फुल मेजोरिटी वाली सरकार, मोदी सरकार में भी देखा गया। और कब देखा गया? स्पेशली ऑन द ट्रिकियर चेंजेस नीडेड इन फैक्टर मार्केट्स सच एज लैंड एंड लेबर। खास करके ये ट्रिकियर चेंजेस में, उन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट बदलावों में जो ज़रूरत है फैक्टर मार्केट्स में, लैंड और लेबर की। फैक्टर मार्केट मतलब बुनियादी मार्केट्स, जिन मार्केट्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आपको व्यापार लगाना, लैंड तो चाहिए ही, लेबर तो चाहिए ही, कैपिटल तो चाहिए ही। तो लैंड, लेबर, कैपिटल जो है फैक्टर मार्केट कहलाते हैं, क्योंकि यही जो है हर व्यापार का फैक्टर है, उन्हीं का हिस्सा बनते हैं। तो जब भी इनमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश की, जैसे मोदी जी ने कोशिश किया कि एग्रीकल्चर बिल लेकर के आए,
तो कह रहा है हमेशा ही हमने कुछ ना कुछ ब्लिप्स इन द पेस और विगर इन रिफॉर्म्स देखे हैं, सरकार चाहे कोई भी हो। समझ गए ना, मतलब उतार चढ़ाव हर सरकार के वक्त में आते रहे हैं। ब्लिप्स और विगर जो है इन दोनों की वर्ब है हैव बिन। ट्रिकियर मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। फैक्टर मार्केट्स मैंने आपको अभी समझाया, जो प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर बनेंगे, ऐसी चीज़ों की मार्केट फैक्टर मार्केट है। चलिए ऊपर आएंगे, उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको सिंस फॉर दे दिया जाए, उसके साथ में इंडेफिनिट या कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। या तो इस्तेमाल होगा परफेक्ट टेंस का, या इस्तेमाल होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब इन दोनों का इस्तेमाल कब कब होगा, परफेक्ट का कब और परफेक्ट कंटिन्यूस का कब? देखो जी, देखो जी, परफेक्ट टेंस तो आपको तब लगाना है जब आपको काम के ऊपर इंफोसिस करना हो, वर्क के ऊपर इंफोसिस करना हो। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको तब लगाना है जब आपको ड्यूरेशन पे कंटिन्यूस करना हो, है ना, इंफोसिस करना हो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कितना टेक्निकल हो गया। बहुत आसान है ये, और ग्रामर सीरीज में कर चुके हैं 46वें 47वें पार्ट में। योर फ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आपका दोस्त आपका इंतजार कर रहा है सुबह से। देखो सिंस लग गया है। सिंस मॉर्निंग का मतलब है सुबह से ही काम हो रहा है। जब काम पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा हो, तो उस काम को अब कंटिन्यूस टेंस में या परफेक्ट टेंस में नहीं लिख सकते, है ना, इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख सकते। इज वेटिंग भी गलत होगा और वेट्स भी गलत होगा। क्या लिखें फिर? आप या तो लिखें हैज़ बिन वेटिंग, और या लिखें हैज़ वेटेड, ठीक है। लेकिन हैज़ वेटेड इस केस में आएगा नहीं। हैज़ वेटेड के लिए आपके पास फॉर ही होना चाहिए। सिंस के साथ में, सिंस के साथ में कंटिन्यूस एक्टिविटी दिखाने के लिए आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। एक बार की मैं ऐसा कर लेता हूं, सिंस मॉर्निंग की जगह लिखता हूं फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अब इस केस में हैज़ वेटेड और हैज़ बिन वेटिंग दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। दोनों ही ये बता रहे हैं कि काम जो है ना, ये 3 घंटों से होता आ रहा है। फर्क क्या है दोनों में? हैज़ इन वेटिंग एम्फेसिस करेगा काम पे, तुम्हारा दोस्त इंतजार कर रहा है तुम्हारा 3 घंटों से। और हैज़ वेटेड में जो है, जो एम्फेसिस होगा ड्यूरेशन पे, तुम्हारा दोस्त इंतजार कर रहा है 3 घंटों से। समझ गए ना? एक तो मैं यूं बोलूँ तुम्हारा दोस्त इंतजार कर रहा है 3 घंटों से, ये तो हो गया हैज़ बिन वेटिंग। और एक ऐसा बोलूँ तुम्हारा दोस्त इंतजार कर रहा है तुम्हारा 3 घंटों से, ये है हैज़ वेटेड। फॉर के साथ में आप दोनों ही टेंसेस का इस्तेमाल करें, हैज़ वेटेड लगाएं, हैज़ बिन वेटिंग लगाएं। लेकिन इंडेफिनिट कंटिन्यूस टेंस जो है सिंस फॉर के साथ में नहीं लगता। दे बिल्ड दैट ब्रिज सिंस 2003। वो इस बिल्ड को बना रहे हैं 2000, इस ब्रिज को बिल्ड कर रहे हैं 2003 से। काम 2003 से हो रहा है, सिंस लग गया है, तो आप यहाँ पे इंडेफिनिट या कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ये तो परफेक्ट का करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस का। लेकिन सिंस के साथ में परफेक्ट टेंस में आप एक्शन को कंटिन्यूस नहीं बता सकते। तो मेरे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा सिंस की वजह से, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ पा रहे हो ना भाई? दे हैव बिन बिल्डिंग। एक्चुअल में क्या है, ये कॉन्सेप्ट है 15 मिनट का। मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 मिनट में समेटने की, ये आशा के साथ में कि बेसिक्स आप कर चुके हैं ग्रामर सीरीज से। तो नहीं समझ में आए तो फिर बताना, किसी क्लास में फिर डिटेल में करवा देंगे। बाकी ग्रामर सीरीज 46-47 नंबर पार्ट है, वहाँ पे ये हो चुका है। चलो, वन ऑफ द बॉयज़ वॉज एबसेंट फॉर ए वीक। एक बच्चा जो है एबसेंट था 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से एबसेंट था भाई साहब, तो वॉज कैसे लग जाएगा? वॉज तो लग ही नहीं सकता। तो क्या करें यहाँ पे? वॉज की जगह पे आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन लिंक वर्ब में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता ही नहीं। लिंक वर्ब है यहाँ पे कोई एक्शन तो है नहीं। लड़का कुछ खा रहा था, कुछ पी रहा था, नहीं, लड़का एबसेंट था। तो जब लिंक वर्ब दी गई है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप लगा ही नहीं पाएंगे। और इस केस में आपको परफेक्ट टेंस लगाना है, तो आप लिखेंगे हैड बिन। पास्ट के लिए हैड बिन, ठीक है। इज लिखा होता तो हैज़ बिन, पास्ट है तो हैड बिन। चलिए, दे नो ईच अदर फॉर 6 मंथ्स। वो एक दूसरे को 6 महीने से जानते हैं। 6 महीने से जानते हैं तो नो गलत है। या तो आप लिखेंगे दे हैव बिन नोइंग, या फिर आप लिखेंगे हैव नोन। ऐसा लिखेंगे ना, ध्यान दे लेना। नो एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब कभी भी कंटिन्यूस टेंस में, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, यूज़ नहीं की जाती। इस केस में भी आपको परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टेटिव वर्ब्स की लिस्ट आपके सामने है। अग्री, बिलीव, डाउट, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, बिलोंग, हैव। आई एम हैविंग 3 कार्स गलत हो जाएगा ना। आई हैव 3 कार्स, आई ओन 3 कार्स। तो इस तरीके से स्टेटिव वर्ब्स ये सारी हैं, लिस्ट आपके सामने है, कई बार करवा चुके हैं। इनको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते। तो हैव बिन नोइंग यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, हैव नोन मुझे लिखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। होपफुली थोड़ा मैंने कंसाइज करके बताने की कोशिश की है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में डालना, फिर इसको कवर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखा गया है हैज़ बिन इन द वर्क्स, ना कि इज इन द वर्क्स, है ना। द आइडिया, द प्लान हैज़ बिन इन द वर्क्स फॉर 2 years।
चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। कह रहा है जी द फाइनल प्लान शुड हैव सम आइडियाज़ टू हेल्प नेविगेट सच चैलेंजिंग रिफॉर्म्स। जो फाइनल प्लान है उसमें होने चाहिए कुछ ऐसे आइडियाज़ जो हमें हेल्प करें नेविगेट करने में इन चैलेंजिंग रिफॉर्म्स को, एंड इंश्योर पॉलिसी सर्टेनिटी फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स, और इंश्योर करने में पॉलिसी को लेकर के निश्चितता को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। और कौन इन्वेस्टर्स हैं ये? कीन टू बेट ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, जो बहुत उतारू हैं, कीन हैं, उत्सुक हैं बेट करने के लिए, दावा ठोकने के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी में। तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा। बाहर से कंट्रीज से कंपनियां आना चाहती हैं इंडिया में, लेकिन हम कहीं भी उल्टा सीधा टैक्स किसी भी कंपनी पे लगा देते हैं, फिर वो भाग जाती हैं। तो हमें कुछ ऐसा स्टेबल इन्वायरमेंट बनाना होगा कि ये कंट्रीज जो हैं इंडिया में आना भी चाहती हैं, इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। प्लान की वर्ब है शुड हैव। नेविगेट करना यानी किसी चीज़ से गुजरना, किसी चीज़ से बिना फंसे जो है बाहर निकलना, नेविगेट करना। कीन का मतलब होता है उतारू। कीन के बाद में बेस फॉर्म को देखेंगे। इसी तरीके से आप कीन के बाद में कीन की जगह पे ईगर भी देख सकते हैं कभी कभी, ईगर टू बैट, है ना, कीन टू बैट या ईगर टू बैट। लेकिन अगर कीन की जगह मैं बेंट लगा दूं, बेंट, तो बेंट की जगह, बेंट के बाद में हम ऑन देखेंगे। कीन टू बैट, ईगर टू बैट, लेकिन बेंट ऑन बैटिंग। ये तीनों फॉर्मूलाज, तीनों जो है ना एक जैसा ही मीनिंग है इनका, लेकिन बेंट के बाद में ऑन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसको याद रखें। कह रहा है मिनिमाइजिंग द गवर्नमेंट्स रोल टू दैट ऑफ एन इनेबलर रादर देन अ माइक्रो मैनेजर इज अनदर डिटेल दैट वुड बी क्रिटिकल। कह रहा है मिनिमाइज करना सरकार की भूमिका को, और कहाँ तक? एक इनेबलर की भूमिका तक। इनेबलर मतलब जो आपको इनेबल करे, जो काम करने के लिए सक्षम करे, बजाय एक माइक्रो मैनेजर के, बजाय एक ऐसा मैनेजर जो हर छोटी चीज़ को मैनेज करता हो। कह रहा है ये अनदर डिटेल है, ये अनदर दूसरी एक चीज़ है जो कि बड़ी क्रिटिकल होगी, दैट वुड बी क्रिटिकल, स्पेशली एज सम रीसेंट डिसीजंस हैव मार्क्ड अ हार्क बैक टू हैबिट्स ऑफ द पास्ट। खास करके क्योंकि कुछ रीसेंट डिसीजन जो हैं उन्होंने मार्क किया है, वो निशान बने हैं एक हार्क बैक का। हार्क बैक याद है ना, पुरानी चीज़ों का रिमाइंडर। और वो हार्क बैक था उन आदतों का जो थी हमारी पास्ट की। आई बात समझ में? तो रिसेंट में हमने देखा कि पुरानी कुछ गलतियों को हम फिर से दोहरा रहे हैं। तो इस अगर व्यू में देखें तो सरकार के रोल को हमें माइक्रो मैनेजर तक नहीं रखना, उसको खाली इनेबलर बनाना है। इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को खेलने दो अपने हिसाब से, आप उनको इनेबल करो, उनकी हर जगह में टांग मत घुसाओ, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश मत करो। अब कहाँ पे हमने गलत काम करके दिखाया है पास्ट वाला? फिर से कह रहा है जी बी इट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग ऑन ओवरली जेलस टैक्सेशंस। कह रहा है चाहे बात हो बी इट मतलब चाहे बात हो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की ये एक स्कीम होती है जिसमें आप इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इनकरेज करते हैं, या फिर इंपोर्ट लाइसेंसिंग की, या फिर साफ तौर पे बहुत ज़्यादा उत्साहित टैक्सेशन की, बहुत ज़्यादा जोशीले टैक्सेशन की। जेलस टैक्सेशन मतलब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टैक्सेशन, क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगेगा जी आज से। तो इस तरह के काम जब भी सरकार करती है तो बाहर की कंपनियों को डिस्करेज करती है। ओवर्टली हम जो है इस टैक्सेशन को दिखा रहे हैं, ओवर्टली मतलब खुले तौर पे, ओपनली। समझ पाए इस सेंटेंस को? ये सब चीज़ें हम 40 साल पहले भी करते थे जब एक गरीब देश थे, फिर 91 के अंदर हमने इन चीज़ों को करना बंद किया, लेकिन 2020 से ये चीज़ें हम फिर से धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो क्रिटिकल यही होगा कि पुराने रास्ते पे हम फिर से ना चलें। मिनिमाइजिंग की वर्ब है इज़, दैट की वर्ब है वुड बी, दैट आया है डिटेल के लिए। डिसीजंस की वर्ब है हैव मार्क्ड। हार्क बैक मतलब किसी चीज़ का पुराना रिमाइंडर। बी इट मतलब चाहे बात हो। ओवरली मतलब खुले तौर पे। जेलस मतलब जोशीला। जेलस टैक्सेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जोश के साथ में टैक्स जो है लगा लगा के बिजनेस को ख़राब करना। चलिए दैट आप यहाँ समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट आज करवाने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, सबको आता है। यहाँ पे दैट जो है ना, दैट इस रोल को रोल से कंपेयर करने के लिए लिखा गया है। हमारा रोल जो है उस रोल का होना चाहिए जो कि एक इनेबलर का हो। आ रही ना बात समझ में? दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो दूसरी चीज़ को दैट बना करके लिख देते हैं अगर पहली वाली चीज़ सिंगुलर है। अगर वो प्लूरल है तो फिर इसको दोज लिख देते हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट रोज़ नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, फिर क्लासें हो जाती है लंबी, 40-45 मिनट से ज़्यादा, है ना। कह रहा है स्टेटेड फोकस एरिया ऑफ द विजन डॉक्यूमेंट दैट स्प्लाइसेस एक्शन पॉइंट्स एंड आउटकम गोल्स इनटू 2 periods, 2030 and 17 year period from then till 2047, is to ensure
दैट इंडिया डज नॉट स्लिप इनटू अ मिडिल इनकम ट्रैप फॉर अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ। कह रहा है जी एक स्टेटेड फोकस एरिया, ऐसा फोकस एरिया जिसको स्टेट किया गया लिख करके मोदी जी ने बताया है ना इस प्लान में, और ये प्लान यहाँ है इसी विजन डॉक्यूमेंट का वो एरिया है। कह रहा है जी जो कि स्प्लाइस करता है, जो कि मर्ज करता है, सिरों को जोड़ता है, स्प्लाइस करना दो सिरों को जोड़ना, अपने एक्शन पॉइंट्स को और आउटकम गोल्स को, और कहाँ पे, 2 पीरियड्स पे। तो ये प्लान 2 पीरियड्स में बना है और बीच में उन दोनों पीरियड्स को जोड़ दिया गया है। पहला पीरियड है 2030 तक का आज से, और दूसरा पीरियड है 17 ईयर पीरियड 2030 से 47 तक का। कह रहा है वो स्टेटिस फोकस एरिया इसलिए है इंश्योर करने के लिए दैट वो ये कि भारत जो है स्लिप नहीं कर जाए, फिसल नहीं जाए मिडिल इनकम ट्रैप में कुछ सालों के बाद आज से। मिडिल इनकम ट्रैप मतलब ना गरीब है ना अमीर है, ना अमीर हो पा रहे हैं ना नीचे आ पा रहे हैं, तो बीच में कहीं भारत फंसे नहीं। इसलिए हमने प्लान को 2 हिस्सों में तोड़ा, पहला 24 से 30 6 सालों का, फिर 30 से 47 17 सालों का, और दोनों को जोड़ करके एक्शन प्लान हमने बनाया। तो ये अच्छा ही बता रहा है इस प्लान की। एरिया जो है ना, एरिया मोदी जी ने जो एरिया डिज़ाइन किया इस प्लान में, उस एरिया की वर्ब है इज। दैट आया डॉक्यूमेंट के लिए, दैट आया, दैट की वर्ब है स्प्लाइसेस। स्प्लाइस करना, किसी चीज़ को 2 हिस्सों में तोड़ के दोनों को जोड़ देना, है ना, 2 हिस्सों में तोड़ना और दोनों को गांठ लगा देना। इंडिया की वर्ब है डज नॉट स्लिप। कह रहा है जी दैट रिक्वायर्स हेस्टनिंग द लॉन्ग परस्यूड स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज। कह रहा है ऐसा करना है तो इसके लिए ज़रूरत होगी हेसन करने की या क्विक करने की, तेज़ बनाने की, लॉन्ग परस्यूड स्ट्रक्चरल शिफ्ट को, लंबे वक्त से परस्यू करते जा रहे बुनियादी बदलाव को हमारी इकॉनमी में। और कहाँ से, फार्म से फैक्ट्रीज तक, खेतों से फैक्ट्रियों तक। एंड अरेस्टिंग अ वाइडनिंग ट्रेंड ऑफ इनकम इक्वलिटी, और अरेस्ट करने का, रोक देने का एक बढ़ते हुए ट्रेंड को या रुझान को जो है इनकम में इनक्वालिटी का। आपके इनकम जो है विथ जो गैप आ गया इनकम के अंदर, कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब हैं, ये दोनों काम आपको करना ही पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल शिफ्ट को हमें तेज़ करना पड़ेगा, हेसन करना होगा, लोगों को खेतों से फैक्ट्रीज तक लाना ही होगा, और जो इनकम गैप है उसको अरेस्ट करते ही रहना होगा, उसको धीरे धीरे करके हमें कम करना होगा। दैट की वर्ब है रिक्वायर्स। हेसन करना, किसी चीज़ को तेज़ करना, क्विक करना। लॉन्ग परस्यूड मतलब लंबे वक्त से हम इनको परस्यू कर रहे हैं, इस बदलाव को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। वाइल द 5-year plans have been abandoned, the 2047 plan must be revisited at suitable intervals। कह रहे जहां पंचवर्षीय योजनाएं जो है अबंडन हो चुकी हैं, अब हम नहीं बनाते हैं। 2047 का प्लान जो है रिविजिट किया जाना चाहिए, वहीं बार बार रिव्यू किया जाना चाहिए, हर सूटेबल इंटरवल पे, हर कुछ दिनों से, हर कुछ सालों से, जो सूटेबल लगे ऐसे पीरियड पे। और क्यों, टू रिकैलिब्रेट गोल्स बेस्ड ऑन इवॉल्विंग ग्लोबल ट्रेंड्स, ताकि हम रिकैलिब्रेट करें, फाइन ट्यून करें हमारे गोल्स को ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से, वैश्विक रुझानों के हिसाब से जो इवॉल्व कर रहे हैं। एंड ब्लैक स्वान इवेंट्स, रेयर इवेंट्स के हिसाब से। ब्लैक स्वान इवेंट्स मतलब बड़ी घटनाएं जो आपको पता नहीं है और बड़ा नुकसान कर सकती हैं, जैसे कोविड-19 आ गया, है ना, इस तरह का कुछ हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गई। ब्लैक स्वान इवेंट्स है, आपको पता नहीं था, हो जाएंगे और आपका सारा जो है रातों रात चौपट कर देंगे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, लेकिन हमारा प्लान हर सूटेबल इंटरवल पे रिविजिट हो, इसको हर 5 साल से देखा जाए, ताकि बदलती हुई सच्चाइयों के साथ में इसको भी रिकैलिब्रेट करें, फाइन ट्यून करें, और ब्लैक स्वान इवेंट्स के हिसाब से इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करें। एमिंग फॉर अ हाई 9% ग्रोथ रेट बिटवीन 2030 एंड 2047 इज लॉडेबल। कह रहा है जी एम करना 9% की रेट को ग्रोथ की इस पूरे पीरियड में, ये बड़ा ही लॉडेबल है, प्रेज वर्दी है, एडमायरेबल है। कह रहा है बड़ी अच्छी बात है ये। बट फैक्टरिंग इन ऑल्टरनेटिव सिनेरियोस एंड चेंजिंग कोर्स व्हेन वारंटेड इज ऑल्सो एडवाइसेबल। कह रहा है लेकिन फैक्टर इन करना, अपनी कैलकुलेशन में लेना कुछ नई घटनाएं अगर बीच में हो जाएं, ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज को, और चेंज होते हुए बदलते हुए रास्ते को, कोर्स को, जब भी वो ज़रूरी हो। कह रहा है ये भी एडवाइजेबल है, ये भी आपको एडवाइस दी गई है। आसान सेंटेंसेज है इसलिए फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ। एम कर रहे हो आप, अच्छी बात है 9% ग्रोथ की, लेकिन ये प्लान तो आपका ऐसा हो जिसमें अगर ग्रोथ कम हो जाए, 9 की जगह 6 आ जाए, तो उसको भी आप कैसे फैक्टर इन करोगे, और जब भी रास्ता बदलने की ज़रूरत हो तो उसकी गुंजाइश भी कैसे रखोगे।
आपके प्लान को चेंज करने की, ये गुंजाइश रखना भी एडवाइजेबल होगा, आपको हम ऐसी सलाह देते हैं। एमिंग की वर्ब है इज, लॉडेबल मतलब प्रेजवर्दी, फैक्टरिंग और चेंजिंग की वर्ब है इज। इन दोनों के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए एक्चुअल में प्लूरल, है ना। फैक्टरिंग इन सिनेरियोज एंड चेंजिंग कोर्स और ऑल्सो एडवाइजेबल। वारंटेड का मतलब है नेसेसरी या इसेंशियल, है ना, जरूरी हो जब कोई चीज़, जस्टिफाइड हो, नेसेसरी हो या एसेंशियल हो। कोर्स का मतलब होता है रास्ता। चलिए, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, ऐसे आर्टिकल भी पढ़ने आने चाहिए आपको। अब जल्दी से अपने क्विज को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, मिनिमाइज करना सरकार के रोल को एक इनेबलर तक, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है जी? इसका मीनिंग ये है कि सरकार हर जगह अपनी टांग फंसाए, या प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए, या गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाए, या सरकार की भूमिका जो है, इन्वॉल्वमेंट जो है इकोनॉमी में कम से कम हो। तो देखो चारों में से क्या मीनिंग निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहे हैं, वहाँ से मैच करें। कह रहा है जी, पैसेज के हिसाब से सेकंड क्वेश्चन, एक कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है अगर इंडिया लो या मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गई? क्या हो सकता है इन चारों में से? मिडिल इनकम ट्रैप में अगर 10 साल हम रह गए, 20 साल और रह गए तो क्या होगा? थोड़ा सा अपना चलाओ इसमें, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे ऑल्टरनेटिव मैंने रखे हैं। आंसर मैंने फर्स्ट में डाल दिया कमेंट में हिंट के साथ में, अपने आंसर से मेरे आंसर को मैच करो। थर्ड में पूछा है जी, मैच कॉलम करके बताना है आपको। हार्क बैक को किससे जोड़ोगे? ले बेयर को किससे जोड़ोगे? ब्रेन स्टॉर्म को, फैक्टर इन को, अकाउंट फॉर को, है ना, वर्च्यू को। सारे वर्ड्स आपको अच्छे से करवा दिए हैं, आपस में मैच करो, वोकैब बड़ी अच्छी हो जाएगी, एकदम एक्सरसाइज हो जाएगी दिमाग की। ये रोज़ है ना मैच द कॉलम वाला तो ज़रूर ही किया करो, सारी वोकैब पूरे आर्टिकल की इसमें कवर करवा देते हैं। इसमें मिलेंगी 3 एरर्स। पहली एरर आपको मिल सकती है यहाँ पे इस वर्ड के आसपास, ये कॉन्सेप्ट आज करवाया नहीं है लेकिन बहुत बार हो गया 2-3 दिनों में और पिछले 5-7 दिनों में, इसलिए आपको आना चाहिए। एक आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, इसकी वजह से। और दूसरी एरर आपको मिलेगी, तीसरी एरर मिलेगी इसके बाद। तीसरी वाली थोड़ी मुश्किल लगेगी ढूंढना, लेकिन ठीक है, कोशिश करो। आंसर रखें फर्स्ट कमेंट में, आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल ही। अंटिल देन